रात का आसमान अनंत तारों से सजा हुआ और उसमें चमकता हुआ एक बिंदु जो बाकी तारों से कुछ अलग ही कहानी कहता है। वीनस, हमारा शुक्र ग्रह, आसमान के उन तारों में खोने की नाकाम कोशिश करता हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह, लेकिन इसकी चमक इतनी तेज है कि ये उन तारों में दुबक ही नहीं पाता और हमारे पूर्वजों ने इसे हजारों साल पहले ही सुबह का और शाम का तारा कहना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि इस चमक के पीछे क्या छिपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों सालों से इंसानों को हैरान करता आया है, एक सवाल जो अंतरिक्ष की गहराइयों में आज भी कहीं गूंज रहा है। क्या शुक्र ग्रह के पास कोई चंद्रमा था या ये सिर्फ एक भूल थी जिसे हम पता नहीं क्यों सच मानते रहे? शुक्र ग्रह की ये कहानी एक पहेली है जो हमें आसमान की उस दुनिया में ले जाती है जहां हर जवाब के पीछे नए सवाल छिपे हुए हैं। वीनस को आज हम जानते हैं एक जहरीला ग्रह जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जहां गर्मी इतनी ज्यादा है कि धातु भी पिघल जाए। आज साइंस कहती है कि वीनस के पास कोई चंद्रमा नहीं, फिर भी एक वक्त ऐसा था जब बड़े बड़े खगोल शास्त्रियों ने बिल्कुल इसके उलट दावे किए थे। तो आखिर सच क्या है? वो दावे कहां से आए? और अगर वो सच थे तो वो चंद्रमा आज कहां पर हैं? वीनस, चमक के पीछे का सच। वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। सूरज से इसकी दूरी करीब 108 मिलियन किलोमीटर है। इसका आकार पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि इसे कभी कभी हमारा ट्विन भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 12,742 किलोमीटर से थोड़ा ही कम है। लेकिन ये समानता सिर्फ इनके साइज तक ही सीमित है। वीनस का एटमॉस्फेयर लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और इसके घने बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें तैरती रहती हैं। वीनस पर बने ये बादल सूरज की रोशनी को इस कदर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वीनस रात के आसमान में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इस चमक के नीचे एक खतरनाक और रहस्यमय दुनिया है जहां का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतना ज्यादा है कि इसकी सरफेस पर लेड जैसी धातु भी कुछ ही मिनटों में पिघल कर बह जाए। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है, यानी अगर कोई इंसान वीनस की सतह पर गलती से खड़ा भी हो जाए तो वो पल भर में ही कुचल जाएगा। वीनस की सतह ज्वालामुखियों से भरी पड़ी है। यहाँ वैज्ञानिकों को करीब 1600 से भी ज्यादा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही हैं। वीनस का रोटेशन भी अपने आप में अनोखा है। ये रेट्रोग्रेड मोशन में घूमता है, यानी कि उल्टा। सूरज यहाँ पर पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है, जो बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है। लेकिन वीनस का ये रोटेशन इतना धीमा है कि वीनस को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लग जाते हैं, पर सूरज के चारों ओर इसका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 225 दिनों का है, यानी यहाँ का दिन वीनस के एक साल से भी बड़ा है। ये सारी खासियतें वीनस को पहले से ही एक रहस्यमय ग्रह बनाती हैं, लेकिन इसके चंद्रमाओं का सवाल शुक्र ग्रह को और अंधेरे में ले जाता है। आज हम कहते हैं कि वीनस के पास कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं माना गया और इस कहानी का पहला सुराग हमें मिलता है 17वीं सदी से। पहला दावा कैसिनी के नोट्स। साल 1672 इटली का एक छोटा सा शहर जियोवानी डोमेनिको कैसिनी अपने टेलीस्कोप से आसमान को टटोल रहे थे। कैसिनी उस समय के सबसे बड़े खगोल शास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने शनि के छल्लों को विस्तार से देखा था। उसके 4 चंद्रमाओं आयप्टस, रिया, टेथिस और डायोन की खोज उन्होंने ही की थी। उनकी नजरें आसमान की हर हरकत को पकड़ सकती थीं, लेकिन उस रात जब उन्होंने वीनस की ओर अपनी टेलीस्कोप घुमाई तो कुछ ऐसा देखा जो उस समय उनकी समझ से पूरी तरह से परे था। कैसिनी ने अपने नोट्स में लिखा कि वीनस के पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, कम चमक वाला, लेकिन वो ग्रह के साथ साथ घूम रहा था। उन्होंने इसे वीनस का चंद्रमा घोषित कर दिया।
उस समय टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में थी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल होता था जिनमें लेंस की क्वालिटी सीमित थी, लेकिन फिर भी कैसिनी अपनी ऑब्जर्वेशंस पर पूरी तरह से यकीन रखते थे। उनके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट वीनस से थोड़ी ही दूरी पर था, शायद कुछ हजार किलोमीटर, और उसकी चमक ग्रह से कम थी। ये दावा कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय खगोल शास्त्र में हर एक नई खोज एक क्रांति की तरह थी। लेकिन कैसिनी अकेले नहीं थे। इसके बाद अगले कुछ दशकों में और लोगों ने भी वीनस के पास कुछ देखने की बात कही। सन 1686 में फ्रांस के जीन चार्ल्स होइजेव ने भी एक सेम डिस्क्रिप्शन के ऑब्जेक्ट को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यह ऑब्जेक्ट वीनस के किनारे पर दिखाई दिया और कई रातों तक उन्हें नजर आया। फिर 18वीं सदी में जर्मनी के जॉन हेनरिक लैम्बर्ट ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। लैम्बर्ट ने न सिर्फ इस चंद्रमा को देखा बल्कि उसके ऑर्बिट को कैलकुलेट करने की भी कोशिश की। उनके हिसाब से यह चंद्रमा वीनस से एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगा रहा था और इसका ऑर्बिटल पीरियड कुछ दिनों का हो सकता था। इन सभी दावों ने उस समय के खगोल शास्त्रियों को सोच में डाल दिया। कुछ ने इसे सच माना और इसे वीनस की खोज का हिस्सा बना दिया, लेकिन कुछ ने इसे संदेह की नजर से देखा। अब विज्ञान तो आलोचनाओं और सवालों का स्वागत करता ही है। सवाल उठने लगे, अगर ये चंद्रमा था तो इसे हर कोई क्यों नहीं देख पाया, और अगर ये सच था तो आज वो कहां पर है। तो इस रहस्य का अगला कदम हमें विज्ञान की ओर ले जाता है। शुक्र के चंद्रमाओं की हकीकत। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली। 17वीं और 18वीं सदी के टेलीस्कोप्स की जगह 20वीं सदी में अंतरिक्ष यान आ गए। वीनस को समझने की कोशिशें तेज हुई। सोवियत यूनियन ने 1960 के दशक में वेनेरा प्रोग्राम शुरू किया। वेनेरा 1 से लेकर वेनेरा 13 तक इन सभी प्रोब्स ने वीनस की सतह पर पहुंचकर हमें उसकी तस्वीरें भेजी। 1970 में वेनेरा 7 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो वीनस की सतह पर लैंड हुआ और वहां से हमें डेटा वापस भेजा। इसके बाद नासा ने भी 1990 में मैजेलन मिशन लॉन्च किया। मैजेलन ने रडार मैपिंग से वीनस की पूरी सतह को स्कैन किया। इसके क्रेटर्स, वॉल्केनिक प्लेन्स और टेक्टोनिक फीचर्स को भी मैप किया गया। इन मिशनों ने वीनस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। हमें पता चला कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, शायद इसके स्लो रोटेशन की वजह से। इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है कि ये गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता। लेकिन एक बात जो इन मिशनों ने साफ कर दी वो ये थी कि वीनस के पास कोई चंद्रमा नहीं है, ना कोई छोटा सैटेलाइट और ना ही कोई बड़ा मून। तो फिर कैसिनी और बाकियों ने क्या देखा था? वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई थियरीज दी। पहली थियरी थी ऑप्टिकल इल्यूजन। उस समय के टेलीस्कोप्स में क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन जैसे इश्यूज थे। हो सकता है कि वीनस की चमक की वजह से कोई स्टार या प्लेनेट का रिफ्लेक्शन ऐसा दिखा हो कि वो उन्हें चंद्रमा लगा। दूसरी थियरी जो सामने आई वो थी कि शायद वो कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट रहा होगा जो उस वक्त वीनस के पास से गुजर रहा था और गलती से उसे चंद्रमा समझ लिया गया। तीसरी संभावना हो सकती है कि शायद वीनस के एटमॉस्फेयर में बादलों की वजह से कोई ऑप्टिकल इफेक्ट हुआ हो जिसने चंद्रमा जैसा कोई भ्रम पैदा किया हो। लेकिन इन सभी जवाबों से हर सवाल हल नहीं हो रहा था। अगर ये भ्रम था तो अलग अलग समय पर अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने एक जैसा भ्रम आखिर कैसे एक्सपीरियंस किया, और अगर ये कोई स्थायी ऑब्जेक्ट था तो उसका रिकॉर्ड या फिर निशान हमें आज तक क्यों नहीं मिला। ये सवाल एक नई थियरी की ओर इशारा कर रहा था। क्या वीनस के पास सचमुच कोई चंद्रमा था जो समय के साथ गायब हो गया? वीनस का खोया हुआ चंद्रमा। चंद्रमा कैसे बनते हैं? हमारी साइंस के पास इसके 3 मुख्य जवाब हैं। पहला है को-एक्रेशन, यानी ग्रह और चंद्रमा एक साथ बनते हैं। दूसरा है कैप्चर, यानी ग्रह की ग्रेविटी किसी एस्टेरॉयड को पकड़ लेती है और उसे चंद्रमा बना लेती है। और तीसरा है इम्पैक्ट, यानी कोई बड़ी टक्कर से डेब्रिज इकट्ठा होकर चंद्रमा बन जाते हैं, जैसा कि हमारी पृथ्वी के केस में हुआ। लेकिन वीनस का मामला इनसे बिल्कुल अलग है। इसका रेट्रोग्रेड रोटेशन और इसका सूरज से इतना नजदीक होना, ये सब चीजें शुक्र के पास चंद्रमा होने की संभावना को मुश्किल बनाती हैं। फिर भी मान लीजिए कि वीनस के पास अगर कभी कोई चंद्रमा था तो वो आखिर कहाँ गया?
एक थ्योरी कहती है कि सूरज के ग्रेविटेशनल पुल ने वीनस के उस चंद्रमा को छीन लिया। सूरज से वीनस की नजदीकी इसे सूरज के टाइडल फोर्सेस के असर में ले आती है। हो सकता है कि चंद्रमा की ऑर्बिट अनस्टेबल हो गई होगी और वो सूरज की ओर खिंचा चला गया होगा। दूसरी थियरी कहती है कि शायद वो वीनस के एटमॉस्फेयर में ही गिर गया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो उसके निशान कहां पर हैं? मैजेलन के डेटा ने वीनस की सतह पर 1000 से भी ज्यादा क्रेटर्स देखे हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं, न कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट के गिरने से। तीसरी संभावना ये कहती है कि शायद वो चंद्रमा अंतरिक्ष में कहीं और चला गया। सौरमंडल में स्मॉल बॉडीज अक्सर ग्रहों की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती हैं। अगर वीनस की स्लो रोटेशन और अनस्टेबल ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो चंद्रमा अपनी ऑर्बिट से भटक गया, तो वो आज एस्टेरॉयड बेल्ट में हो सकता है कि कहीं पर भटक रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सौरमंडल के किसी बाहरी हिस्से में चला गया होगा। लेकिन इसके सबूत वो आज तक नहीं मिले। वीनस की कंडीशंस भी इस थियरी को सपोर्ट करती हैं। इसका स्लो रोटेशन और सूरज की प्रॉक्सिमिटी किसी चंद्रमा को स्टेबल ऑर्बिट में रखना मुश्किल बनाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सौरमंडल के शुरुआती दिनों में वीनस के पास एक चंद्रमा रहा होगा, लेकिन टाइडल फोर्सेस और डायनामिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो कहीं खो गया। और ये सिर्फ अंदाजा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि वीनस का इतिहास उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। क्या हमें भविष्य में वीनस का चंद्रमा मिलेगा? अभी तक वीनस के चंद्रमाओं का कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं। नासा का वेरिटास मिशन वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसा टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी 2028 में लॉन्च होने वाला है। ये मिशन वीनस की सतह और एटमॉस्फेयर को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करेगा। दूसरी तरफ ईएसए का एनविजन प्रोजेक्ट 2030 तक वीनस की ऑर्बिट में इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को स्टडी करेगा। ये मिशन शायद हमें कोई नया सुराग दे सकें, शायद कोई क्रेटर या कोई एनोमली हो जो पहले हमसे नजरअंदाज हो गई हो। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक वीनस के ग्रेविटेशनल फील्ड को और गहराई से स्टडी करना चाहते हैं। अगर वहां सच में कोई चंद्रमा रहा होगा तो उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट आज भी वीनस के ऑर्बिट या रोटेशन में हल्के सबूत के रूप में मौजूद हो सकते हैं। ये खोज अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उम्मीद अभी बनी हुई है। फिलहाल वीनस का ये रहस्य एक अनसुलझी पहेली है। कैसिनी के पहले ऑब्जर्वेशन से लेकर आज तक ये सवाल बना हुआ है, क्या वो चंद्रमा था या सिर्फ एक भ्रम? सच जो भी हो, वीनस हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष अभी भी न जाने कितने ही अनजाने रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक बहस। वीनस के चंद्रमाओं का सवाल सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं रहा। 17वीं और 18वीं सदी में ये वैज्ञानिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स के बीच ये चर्चा थी कि क्या हर ग्रह के पास चंद्रमा होना चाहिए। पृथ्वी का एक चंद्रमा, मंगल के 2 चंद्रमा और शनि ग्रह के ढेर सारे सैटेलाइट्स को देखकर कुछ लोगों का मानना था कि वीनस के पास एक चंद्रमा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन 19वीं सदी में बेहतरीन टेलीस्कोप्स आए और वो चंद्रमा हमें कभी दिखाई नहीं दिया। तो ये बहस धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। सांस्कृतिक तौर पर भी वीनस का प्रभाव कम नहीं था। रोमन माइथोलॉजी में वीनस प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। इसकी चमक ने कवियों और लेखकों को प्रेरित किया था। लेकिन इसके चंद्रमा की बात ने लोगों की कल्पनाओं को एक नया आयाम दिया। कुछ पुरानी किताबों में वीनस के चंद्रमा को एक रहस्यमय दुनिया के तौर पर देखा गया, जहां शायद कोई अनजान सभ्यता छुपी बैठी हो। हालांकि ये सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया तक ही सीमित था, लेकिन इसने उस समय के लोगों के मन में अंतरिक्ष के प्रति उत्सुकता जगाई थी। रहस्य का अंत नहीं, आज भी वीनस की चमक हमें अपनी ओर खींचती है। वीनस से जुड़े कई सवाल आज भी हैं जो इसके रहस्य को बरकरार रखे हुए हैं। क्या वीनस पर कभी जीवन था? अगर हाँ, तो वो आखिर कहाँ गया? ऐसे सवाल वीनस को लेकर हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। वीनस को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।